जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सीरीज चला रखी है। भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज है ये पूरी, ठीक है। ये इसका 10वां वीडियो है। इसके पहले मैंने 9 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, वो पूरा एक सीरीज है। देखेंगे तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा और बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स दिए हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई भी हैं मैंने, ठीक है। उसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। ये जो भी आपके आगामी एग्ज़ाम है, चाहे वो बीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, जूनियर असिस्टेंट हो, बीपीओ हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, वनडे एग्ज़ाम जहाँ पर जीएस पूछा जाएगा। बेसिकली जीएस में आपका पॉलिटी भी पूछा जाता है। भारतीय राज्य व्यवस्था से हमेशा प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अगर पीसीएस की बात करेंगे और आरओ री एग्ज़ाम की बात करेंगे तो 15 से लेकर के 18 प्रश्न एवरेज, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आपका प्री क्वालिफाई कराने में, ठीक। और ये तो आपको पीसीएस के प्री तो क्वालिफाई कराएंगे ही, आरओ के मेंस में भी आपको काम आएगा ये, ठीक है। तो इसको हल्के में मत लीजिए, पूरा आप देख डालिए इसको, बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक। तो इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को फटाफट। देखिए इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। यहाँ क्लिक करेंगे आप, आई पर क्लिक करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए मिल जाएगा आपको। इसके साथ ही आपको हिस्ट्री की भी मिलेगी, ठीक है, हिस्ट्री की भी मिल जाएगी, ज्योग्राफी की भी मिलेगी, ठीक। आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की भी मिल जाएगी, ठीक है। और ज्योग्राफी की हो गई, इसकी हो गई, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और ये पॉलिटी, ठीक है। ये आप पूरा देख डालिए, 4-5 जो भी है, देखिए ताबड़तोड़ सीरीज भी है, उसको देख डालिए आप लोग। मतलब आप लोग समय का सदुपयोग कीजिए, ठीक। सारे जितने भी चैनल पर जो वीडियोज़ हैं बेसिकली जो जीएस से रिलेटेड है, ठीक है। आपका जीएस कभी चेंज नहीं होता है, चीज़ें वही हैं, घुमा फिरा कर आती रहती हैं, ठीक। तो उसको देखिए। पूरा करंट अफेयर्स का मैंने क्रॉनिकल का करवाया हुआ है, 7-8 महीने का करंट है, वो देख लीजिए आप, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है। इसी बीच का ये आपका करंट जो है, यूपीपीएससी जो यूपीपीसीएस प्री है, जो आरओ है या बीपीएससी है, इन सब में यही सब पूछा जाएगा। ये जो पिछले 7-8 महीने का करंट है, उन्हीं में से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है किस पर? तो ये 1971 की जो जनगणना है ना, ये उसी पर आधारित है। और ये कब तक चलेगी? ये 2026 की जो जनगणना है ना, वहाँ तक ये चलेगी। यानी कि अभी जो इसको एक्सटेंड किया गया है 2026 तक यही रहेगी, ठीक। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। प्रथम अधिवेशन के लिए ये नियत तारीख है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि 5 वर्ष चले ही चले। क्या होगा जब अल्पमत में आ जाती है सरकार, बहुमत नहीं रहता है, तो गिर जाती है सरकार, ठीक है, तब लोकसभा भंग हो जाती है, ठीक। या कुछ और रीज़न से भी भंग हो जाती है, तो याद रखिएगा। लेकिन 5 वर्ष मिनिमम मतलब दिया हुआ है ये, ठीक। याद रखिएगा, ये 5 वर्ष होता है कार्यकाल। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में संसद की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो 1 वर्ष में, मतलब 1 वर्ष के लिए एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और ये कितनी भी बार बढ़ा सकते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कितनी भी बार बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा। लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच अंतर नहीं होना चाहिए। तो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि 3 बैठक तो मिनिमम होती हैं, ठीक है। एक आपका शीतकालीन, ये मतलब शुरुआत से देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले जो होता है क्या, साल में बजट सत्र होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है मानसून सत्र, ठीक है, मानसून सत्र आता है। फिर आपने देखा होगा शीतकालीन, अभी आने वाला है शीतकालीन सत्र, ठीक है, शीतकालीन सत्र आता है। इसके बाद कुछ विशेष सत्र भी बुलाए जा सकते हैं। जैसे आपको याद होगा जब नई संसद का गठन होना था, गठन मतलब नया जो संसद भवन बना था, उसमें उसका उद्घाटन करने के लिए, आपको याद होगा मई में 2000 इसी में 23 में या 24 में हुआ था, कमेंट करके बताइए कब हुआ था ये, ठीक है। तो वहाँ पे ये आपको विशेष सत्र बुलाया गया था, याद है, ठीक। तो वो भी विशेष सत्र भी बुला सकते हैं। लोकसभा या राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति क्या है? तो भैया जितने सदस्य हैं उनका कम से कम 1/10 होने चाहिए, ठीक है। अगर 550 सदस्य हैं या 500 सदस्य हैं, मान के चलिए, ठीक है। ये राज्यों के लिए भी लागू होता है, राज्य के जो विधानमंडल होते हैं उनमें भी यही होता है, 1/10 सदस्य ही मतलब होंगे, तभी वो कोरम पूरा होगा और वो बैठक आगे बढ़ेगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपने निर्णायक मत टाई की स्थिति में ही देता है, अदरवाइज ऐसे नहीं देगा वो, ठीक है। अगर मान लो कोई विधेयक पारित हो रहा है और उसमें ऐसा कुछ हुआ कि 150-150 दोनों तरफ मतलब ये वोट हो गया, अब टाई हो रहा है,
तो उसमें ये अपना निर्णायक मत दे सकता है, किसी को भी दे सकता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। बेसिकली उसका काम ही यही होता है। ठीक है, और उसका काम मतलब ये सदस्यों को ये नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाना, प्लस उसके साथ जो है वो जो नया जो ये आएगा ना अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, वो तब तक उसी को मतलब संचालन करता रहेगा वही। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना भाई, ठीक है, ये लोकसभा के संदर्भ में जो है राष्ट्रपति और विधानसभा के संदर्भ में राज्यपाल। ठीक है, और शपथ भी यही दिलाते हैं, शपथ भी यही दिलाते हैं। ठीक है, कौन? राष्ट्रपति। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है तो लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। अच्छा ये बताइए, अभी जो 18वीं लोकसभा अभी गठित हुई ना, तो इसमें जो प्रोटेम स्पीकर थे किसको नियुक्त किया गया था? तो ये भर्तृहरि मेहताब को। ठीक है, भर्तृहरि मेहताब, ये उड़ीसा के ये मतलब बीजेपी के वो थे सांसद। ठीक है, तो इनको बनाया गया था भर्तृहरि मेहताब को, याद रखिएगा। ठीक, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? यही पिछली 2 बार से हैं, 17वीं और 18वीं लोकसभा, ये दोनों के यही रह चुके हैं। ठीक, याद रखिएगा। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। अगर मंत्रिपरिषद सलाह दे तो राष्ट्रपति उसको भंग कर सकता है। ठीक, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? ये याद रखिएगा। ये पहले कम थी, अभी ज़्यादा और बढ़ा दिया है। बड़े राज्यों के लिए 95 लाख, छोटे राज्यों और संघीय क्षेत्रों के लिए 75 लाख। ठीक, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है तो लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत ही कार्य करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देते हैं, एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं अगर उनको मान लो पद छोड़ना है तो। ये कहाँ लिखा हुआ है? तो ये अनुच्छेद 94 खा में लिखा हुआ है, बी में। ठीक, ये याद रखना महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में। देख लीजिए, इनका निर्वाचन लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद होता है। जैसे अभी लोकसभा जो उपाध्यक्ष है अभी कौन है? लोकसभा में कोई नहीं है। ठीक, याद रखिएगा। अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि को उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। वह उपाध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होता, याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की शपथ भिन्न नहीं होती, एक ही होती है। एक प्रस्ताव पारित करके उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल। लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है उसको। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद की शुरुआत भारत में वर्ष 1921 में हुई। तो ये दोनों याद रखिएगा, कब से शुरुआत हुई? 1921 में। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे उस समय? फ्रेडरिक वाइट 1921 में। और उपाध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो इनका नाम याद रखिएगा भैया। ठीक, और प्रथम लोकसभा के बारे में अगर बोला जाए तो प्रथम जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर, और उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये एम अनंतशयनम अयंगर। तो अध्यक्ष थे मावलंकर और अयंगर जो है वो उपाध्यक्ष थे लोकसभा के, याद रखिएगा। प्रोटेम अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर की बात कर लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नवनिर्वाचित लोकसभा की प्रथम बैठक के पूर्व ही पद रिक्त कर देता है वो। जब तक वो नई जो पार्लियामेंट नहीं गठित हो जाएगी तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, डिसमेंटल हो जाती हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि नई जो लोकसभा है उसका गठन ना हो जाए। अतः प्रोटेम स्पीकर की अध्यक्षता की आवश्यकता होती है। तो भाई प्रोटेम स्पीकर आएगा वो वही थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना कि वो क्या करता है, वो जब तक लोकसभा का अध्यक्ष नहीं आ जाता है, पूर्णकालिक अध्यक्ष, वो तब तक उस सदन की जो कार्रवाई है वही संभालता है। चाहे वो मतलब उसमें बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, उसमें प्रमुख रूप से जो होता है वो होता है आपका नए जो सदस्य होते हैं, जितने भी चुनकर आए होते हैं, उनको सबको शपथ दिलाना। ठीक, तो ये याद रखना। प्रोटेम अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है, मैंने बता दिया पहले ही आपको। नए सदस्यों को शपथ दिलाता है, अध्यक्ष की सभी शक्तियाँ इसको मिलती हैं। ठीक है, प्राप्त होती हैं, याद रखिएगा। एज गुड एज वो वही है, मतलब लोकसभा अध्यक्ष ही है, लेकिन वो टाइम बिंग के लिए है। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, और ये राष्ट्रपति द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए राज्यसभा के बारे में हम देख लेते हैं पहले। राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन है। ठीक, याद रखिएगा। और लोकसभा वाला क्या था? वो निम्न सदन। इसके सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। अतः राज्यसभा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था है। ठीक, इसको भी याद रखिएगा।
कार्यकाल इसमें क्या दिया हुआ है, अच्छा इसमें एक मिनट इसको थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, ठीक है। देखिए राज्यसभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। सभापति जो है ये कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति जो है ये जो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति, जैसे अभी जगदीप धनखड़ जी हैं ना, तो ये क्या हैं, ये पदेन सभापति हैं किसके, राज्यसभा के। ये कहाँ पे है लिखा हुआ, ये अनुच्छेद 64 में है ये, ठीक, याद रखिएगा। उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 6 साल का होता है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही एक उपसभापति को निर्वाचित करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। सभापति का 5 साल, उपसभापति का 6 वर्ष। क्यों होता है आप बताइए कमेंट करके। चलिए मैं ही बताता हूँ। क्योंकि क्या होता है, ये जो सभापति होते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वही सभापति होते हैं। तो सभापति आप याद रखिएगा, ये राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। लेकिन अगर कोई जो उपसभापति बनता है, चुना जाता है, वो राज्यसभा का सदस्य ही होता है, उसी में से चुनाव होता है। और उनका जो कार्यकाल होता है, उनकी जो वो होती है अवधि, वो 6 वर्ष की होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर एक बार चुन लिया गया तो वो 6 साल तक तो बना रहेगा वो, ठीक। तो ये याद रखिएगा, अनटिल अनलेस की वो मतलब उसके अगेंस्ट कोई मतलब उसको हटाया ना जाए, पदच्युत न किया जाए, या फिर वो स्वयं त्यागपत्र ना दे दे। तो ये चीज़ें याद रखना। विधायी संविधान संशोधन की शक्तियाँ देखो। संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर ही शक्तियाँ प्राप्त हैं, ठीक। और विधायी शक्तियों में देखिए, राज्यसभा लोकसभा द्वारा साधारण विधेयक को 6 माह तक अपने पास रोक सकती है। ये विधायी शक्तियाँ 6 माह से अधिक नहीं रोक सकती। अन्य शक्तियों में देखो, जो विशेष शक्तियाँ हैं, जैसे अनुच्छेद 312 के तहत सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का जो अधिकार है वो राज्यसभा को ही है, ठीक है, यही कर सकती है, ठीक है। वित्तीय शक्ति में देखो, राज्यसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा सबसे पहली बार, केवल लोकसभा में ही आता है ये धन विधेयक। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा अपने पास मात्र 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती है, ठीक। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति देखिए, ये जो है स्थायी सदन में उपराष्ट्रपति, अच्छा एक मिनट, ये राज्यसभा के बारे में ही है, उपराष्ट्रपति के बारे में नहीं है, ठीक है। ये बताया गया है इसमें। पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति, मैंने बताया ना, अनुच्छेद 64 याद रखिएगा, ठीक। सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु उसके 30 वर्ष होती है। सदस्यों का कार्यकाल मैंने बताया 6 वर्ष होता है, ठीक। अधिकतम संख्या है 250। निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष विधि से होता है, ठीक, ये याद रखना। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, ठीक। सदन क्या है, ये स्थायी प्रकृति का होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा, स्थायी प्रकृति का होता है। लोकसभा का तो आप विघटन होता है, इसका नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें 250 सदस्यों में देखो, राज्य और संघ क्षेत्रों से 238 हैं, और 12 इसमें जो सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति उनका मनोनयन करते हैं, उनको मनोनीत करते हैं, ठीक। कौन कौन से क्षेत्र में, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा। इसी में अगर हम सहकारिता क्षेत्र जोड़ दें तो जो राज्यों में जो ये विधान परिषद होती हैं, वहाँ पे राज्यपाल ये इन 5 क्षेत्रों में अपने जो सदस्यों को ऐड करते हैं, ठीक है। एक ऐड हो जाता है सहकारिता वाला क्षेत्र, ठीक। राज्यसभा का सभापति, तो सदन का जो सदस्य नहीं होता है, मैंने बता दिया पहले ही आपको, वो प्रथमतया मतदान नहीं देता है, लेकिन मतों की जो बराबरी हो जाती है, अगर मान लो टाई हो गया, तो उस समय मत ये दे सकता है, याद रखिएगा, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। उपसभापति सभापति का अधीनस्थ नहीं होता है, बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं विपक्ष का नेता। देखिए आधिकारिक मान्यता इसको 1969 में दिया गया, सांविधिक दर्जा ये 77 में मिला इसको, तो सांविधिक दर्जा याद रखिएगा 1977 से। वेतन इत्यादि क्या है, मैंने पहले भी बताया था कि जो कैबिनेट का मंत्री होता है उसके बराबर इसको सारी सुविधाएँ मिलती हैं, ठीक है। जो सदन का जो नेता होता है, चाहे वो विपक्ष का नेता, ठीक है, चाहे वो लोकसभा का हो या फिर राज्यसभा का हो। छाया जो मंत्रिमंडल है वो यूनाइटेड किंगडम में विपक्षी दल द्वारा बनाया जाता है, शैडो कैबिनेट बोलते हैं, ठीक है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में विपक्ष का मतलब है कि जो सत्ता पक्ष है उसको काम न करने देना, उसको, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, मैं अभी पर्सनली अभी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कभी भी देख लीजिए आप, तो वो सत्ता पक्ष का यही काम होता है। लेकिन जो ब्रिटेन में है, वो जो विपक्ष दल का वो नेता होता है, वो अपनी एक अलग शैडो कैबिनेट तैयार करके रखता है, ठीक है। वहाँ पे आप जैसे ही मतलब मान लीजिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो सत्ता पक्ष है, अगर मान लो वो हटा अगर या किसी वजह से, तो ये जो विपक्ष वाला है ये तुरंत ही उसको
टेक ओवर कर लेगा ये, इस तरीके की सुविधाएं हैं वहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सचेतक देखिए क्या होता है, विहिप क्या होता है। इसका कहीं मतलब उल्लिखित नहीं है ये भारतीय संविधान में, सदन के नियमों में है ये, संसदीय कानून में है ये। ठीक है, परंपरा आधारित है, राजनीतिक दलों द्वारा जारी किया जाता है सदन के नेता के सहायतार्थ। ठीक है, सदस्यों द्वारा इसका पालन अनिवार्य होता है। बोलते हैं ना कि विहिप जारी कर दिया, तो विहिप जारी करने का मतलब हो गया कि एक चीज़ मतलब बोल दिया गया कि भाई आपको इनको, जैसे कोई चुनाव होता है या किसी विधेयक पर आपको मतलब वोटिंग करवाना है, कोई विधेयक पारित हो रहा है उसको वोटिंग कराना है, तो विहिप जारी कर देते हैं कि हम इसका समर्थन कर रहे हैं या हम इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो वो जो विहिप सचेतक होता है वो सचेत कर देता है कि हमें इस पर वोटिंग करनी है, हमें बहिष्कार करना है या हमें समर्थन करना है या नहीं करना है। ठीक, तो ये सारा काम जो होता है वो सचेतक करता है। ठीक है, और ये मानना है आप, मतलब जो सदस्य हैं वो उनको मानना ही मानना है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा एवं विधेयक देख लेते हैं। विधेयक के प्रकार कितने होते हैं? तो एक साधारण विधेयक होता है, एक धन विधेयक होता है, एक विशेष विधेयक, वित्तीय विधेयक। ठीक है, ये सब अलग अलग टाइप के विधेयक होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये वित्तीय विधेयक एक होता है, वित्तीय विधेयक दो भी होता है। विशेष में ये देखिए संविधान संशोधन विधेयक आता है, जिसमें कि एक तो फेडरल होता है, एक होता है नॉन फेडरल। ठीक है, जिसमें फेडरल में क्या है कि आपको राज्यों से भी सहमति लेनी पड़ेगी। ठीक, कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिसमें कि राज्यों का जो आधे से अधिक जो राज्य हैं उनकी भी विधान सभाओं से उसको पारित करवाना पड़ेगा, तभी वो होता है। ठीक है, लोकसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी प्रधानमंत्री, अस्थायी सदन है जो कि कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। ठीक, ये याद रखिएगा। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, बता ही दिया आपको। आपातकाल के समय विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है, एक बार में 1 वर्ष। ठीक है, उस 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है इसको। चलिए देखते हैं कुछ और परीक्षा उपयोगी दृष्टि देख लीजिए। मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पूछा जाता है ये। तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति होती है, न कि संसद के प्रति। ठीक है, संसद में तो राज्यसभा भी आ जाती है, तो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, याद रखिएगा ये चीज़ को। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। उसकी अनुपस्थिति में ऐसा व्यक्ति जो पीठासीन हो, खंड 3 के अधीन बनाई गई प्रक्रिया के अनुरूप हो, यानी अनुच्छेद 118 के 4 के अनुसार उसमें लिस्ट जारी की जाती है ना कि अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, ऐसे 10-12 लोगों की एक लिस्ट होती है। ठीक, वही करते हैं। अगर उनमें सब में कोई नहीं है तो फिर क्या होगा? तो जो राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष होता है ना, राज्यसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो जो है उसको करता है अध्यक्षता। ठीक, जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वहाँ के। ठीक, सब उपसभापति जिसको बोलते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन करता है निर्णय? लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल जो था वो 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अधिवेशन कब हुआ था? तो ये 13 मई 1952 को हुआ था पहला अधिवेशन, ये भी याद रखना। डेट याद रखना, डेट महत्वपूर्ण है। 13 मई 1952 को पहला अधिवेशन हुआ था। प्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को, और इसकी बैठक भी उसी समय हुई थी। ठीक है, जो प्रथम राज्यसभा थी और प्रथम लोकसभा दोनों की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, संसदीय समितियों के प्रकार देख लेते हैं। संसदीय समितियां बनाई क्यों जाती हैं? बेसिकली देखिए, संसद का जो काम है वो बहुत ही वास्ट है, समझ रहे हैं। अलग अलग तरीके की अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो वहाँ पे व्यक्ति चुन कर जा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उसको भाई सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हो या विशेषज्ञ हो। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि उस क्षेत्र विशेष से चुने जाते हैं, और उनकी जो विशेषज्ञता है वो संसद के काम में आ सकती है। इसीलिए समितियां बनाई जाती हैं कि संसद को विशेष जो सहायता है वो प्रदान किया जा सके, और जो दिन प्रतिदिन की कार्रवाई और जितने भी हैं मतलब विधेयकों पर कुछ विशिष्टता वो लेना हो, जानकारी लेना हो, उस पर पूछा जाए कि हाँ भाई ये इस पे क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, इसलिए समितियों के पास विधेयकों को भेजा जाता है। ठीक, तो ये वही हैं समितियाँ। ठीक है, ये याद रखना। तो ये 2 प्रकार की होती हैं वैसे नॉर्मली, मतलब देखा जाए तो एक स्थायी होती है और एक तटस्थ होती हैं। स्थायी मतलब होती हैं कि जो स्थायी रहती हैं, और तटस्थ मतलब हुआ कि भाई ज़रूरत पड़ी तो बना दिया, नहीं तो फिर ख़त्म कर दिया, है ना। किसी चीज़ की जांच वाँच करनी है
जो जांच समितियां होती हैं ज़्यादातर, मान लो किसी चीज़ की जांच करनी है, ठीक है, तो उसमें बना दिया समिति, बोलो भाई लो इसको जांच करो, उसके बाद जैसे ही वो रिपोर्ट दिया वो ख़त्म, वो समाप्त कर दिया उसको। तो ये याद रखिएगा। स्थायी समितियां जो है ये स्थायी प्रकृति की होती हैं, प्रत्येक वर्ष गठित की जाती हैं, इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तदर्थ में ये अस्थायी होती हैं, विशेष उद्देश्य हेतु, मैंने बता दिया आपको, कार्यकाल ये उद्देश्य पूरा होने तक। ठीक। स्थायी समितियों के प्रकार कैसे हैं देख लीजिए। अब इसमें वित्तीय होती हैं, विभागीय होती हैं, जांच समितियाँ, सदन समिति, सेवा समिति, सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियाँ, परीक्षण और नियंत्रण के लिए गठित समितियाँ, अलग अलग टाइप की समितियाँ होती हैं। संसद की वित्तीय समितियाँ देख लीजिए कौन कौन सी हैं। तो एकल समिति, एकल समिति में आपकी ये प्राक्कलन समिति आती है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, केवल लोकसभा से होते हैं। ठीक। इनका उद्देश्य क्या होता है कि सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण। ठीक है। संयुक्त समितियाँ कौन कौन सी हैं, तो संयुक्त में क्या होता है, जैसे लोक लेखा समिति हो गई, तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। याद रखिएगा, पूछता है ये। सरकारी उपक्रम वाली भी यही है, 22 होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ठीक। तो ये सब याद रखिएगा, पूछ लेता है वो। देखिए संसद की संयुक्त बैठक के बारे में देखिए, कौन करता है आहूत, तो ये राष्ट्रपति करता है। इसकी अध्यक्षता मैंने बता दिया आपको, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब तक कितनी बार बुलाई गई है, 3 बार, बताता हूँ आगे। ठीक है। और विधेयक, साधारण विधेयक या वित्त विधेयक पर बुलाया जा सकता है। अनुच्छेद कहाँ इसका वर्णन किया गया है, तो 108 में किया गया है। कब कब बुलाया गया है देखिए, तो ये 1961 में जो दहेज निरोधक विधेयक था उस पर, 1978 में बैंक सेवा आयोग निरसन विधेयक पर, और 2002 में आतंकवाद निवारण अधिनियम यानी पोटा पर। ठीक। ये इस पर बुलाया जा चुका है 3 बार। ठीक। प्रश्नकाल देखिए क्या है, तो प्रश्नकाल क्या होता है, प्रत्येक बैठक का जो पहला घंटा होता है, ठीक है, वो होता है प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। प्रक्रिया नियमों में उल्लिखित है इसका। प्रश्न पूछे जाते हैं मंत्रियों से या निजी सदस्यों से। ठीक। ये याद रखिएगा। 3 प्रकार के इसमें जो प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे, तारांकित प्रश्न, तो तारांकित मतलब वो मौखिक पूछता है, वो तारांकित जो होगा वो मौखिक उत्तर देते हैं। उसमें आप मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकते हो, जो मौखिक वाला है। लेकिन जो अतारांकिक होता है, यानी अगर लिखित उत्तर दिया गया, तो उसमें फिर आपको वो आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते हो उस पर। ठीक। लघु अवधि सूचना पत्र, ये मौखिक होता है। मौखिक पूछे तो आप उस पर क्रॉस भी कर सकते हो। यानी किसी चीज़ का जवाब, मान लीजिए ऐसे पूछा गया कि बताइए कि जो परिवहन मंत्रालय है या जो भी है उनके मंत्री, उनसे पूछ लिया कि 2023-24 में या 24-25 में या 24 में कितने जो सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, तो उसमें वो बता देंगे कि भैया यहाँ से यहाँ तक लेकर के इतनी 1 लाख 1.5 लाख जो भी हैं, इतनी सड़क दुर्घटनाएं हुई। फिर उसमें वो ये भी पूछ सकता है कि कितने, अच्छा सड़क दुर्घटनाएं हुई तो राज्यवार बताइए आप कितनी हुई हैं, या आप बताइए कि इसमें मृत्यु कितनी हुई हैं। इस तरीके से प्रश्न, मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकता है वो। ठीक। चलिए, प्रस्ताव, इसमें देखिए कितने टाइप के प्रस्ताव होते हैं। व्यापक महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए बहुत कई टाइप के प्रस्ताव लाए जाते हैं। ठीक है। मौलिक प्रस्ताव होता है राष्ट्रपति आदि के महाभियोग हेतु, और एक होता है विकल्प प्रस्ताव, मूल प्रस्ताव के विकल्प के रूप में। जैसे सहायक प्रस्ताव क्या है, आनुषांगिक, अधिग्रहण, संशोधन, ये सब प्रस्ताव आते हैं। ठीक। ये याद रखिएगा। और इधर देखिए, इसमें शून्यकाल क्या होता है, तो ये प्रक्रिया संबंधी नियमों में इसका उल्लेख नहीं है, ये भी याद रखना। पूर्व सूचना के बिना भी मामले उठाए जाते हैं इसमें, शून्यकाल में। इसकी जो अवधि होती है, तो प्रश्नकाल के बाद जो 1 घंटा होता है, जब 1 घंटा जब हो जाता है, उसके बाद ये शून्यकाल शुरू होता है। ठीक है। दिन की कार्यवाही प्रारंभ होने तक है इसकी। ठीक। और भारतीय नवाचार है ये बेसिकली। अगर ये पूछे कि कौन इसको शुरू किया, तो भारतीय नवाचार है ये। ठीक है। प्रश्न का शून्यकाल ये 1962 से है। ठीक, 1962 से। ठीक है। समापन प्रस्ताव क्या है, समापन प्रस्ताव तो किसी मामले पर चर्चा को समाप्त करने हेतु आता है। ठीक है। खंडशः समापन हो सकता है, साधारण समापन हो सकता है, गिलोटिन समापन हो सकता है, कंगारू समापन हो सकता है, अलग अलग टाइप के समापन होते हैं। तो गिलोटिन क्या है, गिलोटिन आपने सुना होगा, ये फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसमें ये चर्चा है। ठीक है। गिलोटिन समय की कमी की स्थिति में बिना चर्चा किए हुए प्रावधानों के साथ मतदान में के लिए रख दिया जाता है। कहने का मतलब उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, सीधे प्रस्ताव पारित या जो भी है। केवल, और कंगारू वाले में क्या है कि केवल महत्वपूर्ण प्रावधानों पर बहस व मतदान के लिए रखे जाते हैं, बीच में आने वाले प्रावधानों को पारित मान लिया जाता है। ठीक है। ये है कंगारू वाला। ठीक है। और ये भी याद रखना। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या है भैया, तो ये तत्काल जो सार्वजनिक महत्व के मामले होते हैं उनसे जुड़े हुए, उन पर ये प्रस्ताव लाया जाता है। किसी भी मंत्री या
ध्यान आकर्षित करने के लिए, आधिकारिक बयान मांगने हेतु कुछ, ठीक है, किसी सदस्य द्वारा, लोकसभा अथवा राज्यसभा दोनों जगह ये भी इसकी शुरुआत 1957 में हुई। ये भी जो है नवाचार, ठीक है। तो जैसे शून्यकाल है वो 1962 में शुरू किया था भारत ने, वैसे ही ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो 1957 में शुरू किया था, ठीक है। इसका प्रक्रिया संबंधी नियमों में उल्लेख है, ठीक। स्थगन प्रस्ताव देख लो। स्थगन प्रस्ताव क्या है? तो स्थगन प्रस्ताव में देखिए, जैसे तत्काल सार्वजनिक महत्व के निश्चित मामलों पर ये सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए केवल लोकसभा में, ये ध्यान रखिएगा, शब्दों पर ध्यान रखिएगा, प्रश्न को जो घुमाएगा आपको तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। अगर वो लिख दिया कि राज्यसभा में भी लाया जा सकता है तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, केवल लोकसभा, ठीक है। केवल लिख दिया तो केवल समझ के ये मत सोचिएगा कि सिर्फ केवल लिख दिया। कई बार ये होता है ना कि केवल देख के हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार ये तो गलत होगा, तो ये सही है। ध्यानाकर्षण, ये जो स्थगन प्रस्ताव है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आएगा। इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का एक तत्व शामिल होता है, एक से अधिक मामले शामिल नहीं करता है। इसको स्वीकार किए जाने हेतु 50 सदस्यों का समर्थक आवश्यक है, समर्थन, ठीक है। प्राधिकार संबंधी इसमें प्रश्न नहीं रखे जाते। इस पर बहस की न्यूनतम अवधि होगी लगभग 2.5 घंटे। एक असाधारण संसदीय युक्ति है ये, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव देख लेते हैं। इसमें लोकसभा इसके अपनाए जाने के कारण का होना आवश्यक है, ठीक है। और ये इसे लाया जा सकता है विरुद्ध, किसके विरुद्ध? तो व्यक्तिगत मंत्री के भी विरुद्ध लाया जा सकता है और मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, ठीक है। तो ये निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है, तीनों चारों, ठीक है। विशिष्ट नीतियों के लिए मंत्रिपरिषद की निंदा है, तो यदि पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद जो है वो त्यागपत्र नहीं देता। निंदा का मतलब हुआ जैसे किसी कार्य के प्रति निंदा करना, चाहे वो मंत्री हो या मंत्री समूह हो या मंत्रिपरिषद हो, पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ निंदा करने के लिए, ठीक है। देखिए अविश्वास प्रस्ताव देख लीजिए, इसमें किसी का कारण होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। इसे लाया जा सकता है किसके लिए? ये समूचे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, ये किसी व्यक्तिगत मंत्री या किसी व्यक्तिगत उसके लिए नहीं लाया जा सकता, पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही आता है ये, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद में लोकसभा का विश्वास सुनिश्चित करने हेतु यदि पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को जो है ये त्यागपत्र देना पड़ता है। ये भी सिर्फ आपका लोकसभा में ही लाया जा सकता है, ठीक है, राज्यसभा में नहीं आएगा ये, ठीक। तो ये आज यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।